मौलाना फजल रहमान ने ये कह दिया है कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। मतलब पाकिस्तान में आए रोज जिसका दिल करता है विफाक को धमकी लगा के विफाक पे चढ़ाई करने का ऐलान कर देता है। अब इसके पीछे कोर वजह क्या है? वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लगता है कि इसको हुकूमत को दबाया जा सकता है, मौलाना फजल रहमान को भी लगता है, और कल अगर एमकेएम को हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं मिल रहा होगा तो वो भी कहेगी आ रहे हैं जानू जहाज पे बैठ के, आ रहे हैं इस्लामाबाद, और हमारे लोग जो हैं वो तहस नहस करके रख देंगे। इसकी कोर वजह ये है 8 फरवरी 2024 का एक मतनाज़ी इलेक्शन। अगर आप वोट लेके आए होते हैं ना, अगर आप डिग्निटी के साथ आए होते हैं, प्रेस्टीज के साथ आए हुए होते हैं, आप पर लोगों का एतमाद होता है, आपको लोगों ने सिलेक्ट किया होता है, ना कि चंद लोगों ने सिलेक्ट किया हो, तो फिर हर कोई आपको आईना दिखाने हर दूसरे दिन नहीं आ सकता। इसलिए ये आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले इलेक्शंस के लिए, आने वाले दौर के लिए एक बड़ा सबक है कि जब भी आपने इक्तिदार में आना है तो वोट लेके आना है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जब कोई नालायक आदमी उसको बना दिया जाए बहुत बड़े किसी सिस्टम का सरबराह, उस नालायक आदमी को जो आम काम करने वाले भी उंगली दिखाते रहते हैं, पुत्र तेरे तो ज्यादा पढ़े लिखे ऐसी, पुत्र हम ज्यादा कारीगर हैं तुमसे, तो तुम तो इवेंचुअली कुछ बन गए हो, हमने मेहनत की और मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये क्लेम कर रही है कि 8 फरवरी 2024 को तारीख के सबसे ज्यादा वोट तमाम तर हफ्ज़दा माहौल के बावजूद हमें पड़े हैं, हमने लिए हैं वोट, हम इक्तिदार के काबिल थे, हमें लोगों ने इक्तिदार के काबिल समझा था, लेकिन इक्तिदार किसी और को मिला, और अब वो कोई और वो जो परे बैठे हैं, वो जो उनसे भी परे बैठे हैं, वो ये समझ बैठे हैं कि हम उन पे मरे बैठे हैं। अरे हम तो उन पे मरे बैठे हैं, वो जो उनसे भी परे बैठे हैं, वो जो सबसे परे बैठे थे ना, सबसे आखिर पे थे, वो उनका कुरा निकल आया, उनका उनकी चांदी होगी। जिन्होंने सबसे कम वोट लिए उनको मतलब उन पर दस्ते शफकत रख दिया गया। ये वजह है बार बार एहतजाज की, ये वजह है हर कोई कहता भी मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा आपके सामने एग्जैक्ट रखते हैं यार। मैं कोशिश करता हूँ कि वही बात की जाए जो उन्होंने की हो, क्योंकि जान से प्यारे लोगों से भी कुछ कुछ पर्दा लाजिम है। सुनिएगा जी का। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ने ये भी इतने बड़े मजमे में कह दिया, मुझे धमकियां भेजी जा रही हैं, मुझे डराया जा रहा है, और मुझे जितना डराया जाएगा उतना मैं भिपर जाऊंगा, और जितना प्यार से मुझे समझाया जाएगा मैं समझ जाऊँ। ये भी बता दिया मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं कभी गलती नहीं करता, मैं मानने वालों में से हूँ। अब देखिएगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि धमकियां मत भेजो, धमकियों से हम डरते नहीं बिगड़ते हैं। फिर कारकुन दीनी मदारिस बिल पर इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम के पहले मसवदे को मंजूर किया जाता तो हमारे मुल्क में कुछ ना बचता। यानी 26वीं तरमीम का जो पहला मसवदा था वो इतना हिलीरियस था, इतना हिलीरियस था। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि अगर वो मंजूर कर लिया जाता तो इस मुल्क में तबाही के अलावा कुछ ना होता। इस मसवदे में तबाही का बारूद भरा हुआ था। हमने इन शिकों को निकाल कर इस मुल्क को सेहतमंद आईनी तरमीम दी। हमने 56 शिकों वाले मसवदे को 34 शिकों तक महदूद किया। तरमीम में हुकूमती शिकों को निकाल कर सूद से मुतल्लिक शिकों को हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तान की तारीख में पार्लिमानी और जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए आइन में इस्लामी निज़ाम और कवानीन के लिए पेशरफ्त दिखाई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पहले तरमीमी बिल हमसे छुपाया जा रहा था, फिर कहा गया 9 घंटे के, और फिर कहा गया कि 9 घंटे के अंदर तरमीम मंजूर करनी है। हमने कहा संजीदगी के साथ इसको देखेंगे और उसे शिकवार मंजूर करेंगे। मसवदे में अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक पर डाका डालने की तमाम तर कोशिशों को नाकाम बनाया। शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत में दीनी मदारिस के एक बिल पर बातचीत की और हुकूमत ने इसका मसवदा तैयार किया, जिस पर दीनी मदारिस ने इत्तेफाक किया। इसके बाद बिल को असम्बली में पेश किया गया, जिस पर कुछ कुव्वतों ने मुदाखलत की और उसे रखवा दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम वो लोग नहीं कि तुम हमारा रास्ता रोक लोगे, इसलिए हमें धमकियां मत भेजा करो, हम धमकियों से डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं, हम तो तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। अगर
آنے کا فیصلہ کیا تو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے نہیں ہوں گے۔ اگر بدماشی کرو گے تو ہم بھی بدماشی کریں گے، شرافت سے رہو گے تو شرافت سے رہیں گے، بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا کوئی بدماش نہیں۔ یہ کہا ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ لیکن میری ایک گزارش ہے، ایک بینتی ہے کہ یہ جو احتجاج ہے نا، ان کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ فیصل وابڈا ایک دفعہ پھر میدان میں آئے۔ فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سول نافرمانی کا اعلان اس لیے کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے جنرل فیض حمید کی، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کیس پر اثر انداز ہونا ہے، اور بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی جو لوگ ہیں عمران خان کی لاش پر اگلے 40 سال تک حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا، زندہ خان تو قیمتی ہے ہی ہے، مرا ہوا خان بڑا قیمتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ فیصل وابڈا سچے ثابت ہوئے کہ واقعی عمران خان کی لاش پر سیاست کرنے کا سوچا جا رہا ہے، تو مرا ہوا عمران خان بہت قیمتی ہوگا، اور لوگوں کو پھر ووٹ ڈالنے سے روک کوئی نہیں سکے گا، لوگوں کو پھر باہر آنے سے روک کوئی نہیں سکے گا۔ تو میری سسٹم سے گزارش ہے، کرتا دھرتا لوگوں سے گزارش ہے، منا لیجئے، ایک دوسرے سے جپی ڈال لیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائیے، ایک دوسرے سے بات کر لیجئے، تو آپ سب بچ جائیں گے، یہ پاکستان بچ جائے گا، یہ معاشی اشاریے بچ جائیں گے۔ بھلے صرف کاغذوں میں کیوں نہیں ہے، بھلے ڈیجیٹل کیوں نہیں ہے، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 1,10,000 کی سطح عبور کر چکی۔ فیلنگ ویری ہیپی، میرا ملک سلامت رہے گا۔ میرے ملک میں ایک خبر آتی ہے نا، گاڑیاں سستی ہو گئیں، 4 لاکھ کی سستی ہوگی، عوام کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں، یار نئی گاڑی انجوائے کرنے کا موڈ بنے گا، یار اوکے سوکے یار لیں گے، یار انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، عوام کھلکھلا اٹھتی ہے، شکریہ ادا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہتے ہیں جی مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آنے والی ہے، عوام بڑی شادیانے بجاتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے نا، یہ مار دھاڑ، یہ قتل و غارت، یہ خون ریزی، یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، پھر معاملات خراب ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے کو خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔